नाजरीन आदाब। आज हमारे प्रोग्राम रूबरू में हमारे मेहमान हैं हिंदुस्तान से मारूफ अफसाना निगार इसरार गांधी। इसरार गांधी जी के 4 अफसानवी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। इसरार गांधी जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया जनाब। इसरार गांधी, आप मुझे थोड़ा सा अपना सवानही तारुफ दे दीजिए ताकि हमारे नाजरीन से भी आपकी शनासाई हो सके। वैसे तो आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आपको बहुत जाना जाता है, लेकिन वो लोग जो नए हैं देखने वाले, उनके तारुफ के लिए आप अपना थोड़ा सा सवानही तारुफ पेश कर दीजिए। अच्छा, मैं बोलता हूँ। मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ था। इलाहाबादी का से मेरा ताल्लुक रहा है। मैंने सारी तालीम अपनी यहीं ली और बाद में मैं एक कॉलेज में लेक्चरर हो गया और वहाँ पढ़ाता रहा और अब रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहा हूँ। पिछले शुरू से ही मेरा बचपन से ही मेरे अंदर कहानी लिखने का एक वो था, मतलब कुछ ख्वाहिश थी। असल में हुआ क्या, मैं कहानियां लिखनी कुछ शुरू में, ये भी मैं जरा बता दूं शायद तो आपके लोगों के लिए दिलचस्पी का कुछ बाइस बन सकता है कि शुरू में ऐसा हुआ कि हमारी वालदा के वालदैन का इंतकाल 1 हफ्ते के अंदर हो गया और हमारी वालदा बहुत छोटी थी, 2.5-3 वर्ष की रही होंगी। तो आइजा ने बहुत उनके साथ जुल्म किया और बहुत ही परेशानी उन्होंने उठाई। तो बाद में जब मैं जरा बड़ा हुआ तो उन्होंने फिर कभी कभी वो बताती थी अपनी तकलीफें और बता के रोती थी बहुत। तो बस मैं लगता था मेरे पूरे वजूद में आग लग गई है और मैं क्या करूं, अगर वो लोग मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें किसी को छोड़ू ना, इतना मारूं उन लोगों को मैं। लेकिन ये कि वो जाहिर ये हो नहीं सकता था, वो सब जमीन के नीचे चले गए थे। तो बस अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और अपने तमाम जज्बात को सामने लाने के लिए हमने कहानियां लिखनी शुरू कर दी। तो इस तरह से था। बाद में फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम ली और पढ़ाया, लाइव रीड कर रहे हैं। यही है जिंदगी का सिलसिला। आप कहानी लिखने के अलावा भी किसी और सन्फ में भी कुछ लिखते हैं? हाँ, मैंने अभी कई तबसरे तो बहुत लिखे मैंने और रिपोर्टाज लिखे काफी कुछ। और उसके बाद रेडियो के लिए, टीवी के लिए काफी लिखा। लेकिन अभी जो हमने लॉकडाउन के दरमियान ये जो कैद व बंद की सोबतें झेल रहा था मैं क्या पूरी दुनिया ही झेल रही थी। तो उस दरमियान मैंने 17-18 दोस्तों के खाके लिख डाले। वेरी गुड, यानी कि खाका निगारी की तरफ आ गए। हाँ, मैं जाहिर है कि वो मेरे ख्याल में ऐसा वक्त था कि कोई बहुत मतलब जहनी हम काम करना मुश्किल था। मैं तनकीद तो लिखता भी नहीं था और अफसाने के लिए भी वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने खाका निगारी की, कलम चल निकला। तो 2 कहानियां भी इस दरमियान मैंने लिखी जो मैंने लोगों को भेजा तो बहुत पसंद आई। कोई रसाले तमाम बंद है और वो निकल नहीं पा रहे हैं, मतलब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह सब खुल नहीं रहे हैं, तो रसाले तो नहीं निकल रहे हैं। अब ज्यादातर हिंदुस्तान की हालत है कि ज्यादातर रसाले ईमेल के रसाले निकल रहे हैं। सब जगह यूं ही भेज देते हैं उनको पीडीएफ बना के और लोग पढ़ लेते हैं। तो ये सूरत हाल है। अच्छा ये तो 2 बताइए कि कहानियां भी। ये हाँ, बताइए कि अदब कैसा होना चाहिए? देखिए, अदब के बारे में मैं वैसे तो बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक तरीक़ पसंद अदब से रहा है। लेकिन जब मैं लिखने जब भी कभी बैठा हूँ तो उनकी आइडियोलॉजी है वो मेरे सामने कभी नहीं रही। हमने जो देखा, जैसा देखा मैंने वैसा लिखा। मेरे ख्याल में अदब ऐसा होना चाहिए कि जो दिलों में उतर जाए और उस अदब से अगर कुछ हासिल हो सकता है तो हासिल हो जाए इंसान को। अच्छा, और अदब के अदब रेफरेंस से में ये जो बहुत सिंबल्स और ये वो इस्तेमाल की समझ में ही नहीं आया कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। मैं ऐसे अदब को बिल्कुल इनकार करता हूँ। ये बिल्कुल अदब नहीं है। ये तो एक दूसरे तरह की पॉलिटिक्स थी जो 1960 के बाद आ गई थी। तो सीधा साधा अदब होना चाहिए। आपके जाती ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, जो आपने देखा है अपनी आंखों से, आपके मुशाहदे होने चाहिए और मुशाहदे आप यानी तख्लीकी तरीके से पेश कर दीजिए। मैं समझता हूँ कहानी ऐसी होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल आप कैसा देखते हैं? देखिए, उर्दू का मुस्तकबिल में जरा सा कड़वी बात होगी
और लोगों को शायद अच्छी भी ना लगे, लेकिन उर्दू का मुस्तकबिल यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है। उसकी वजह सीधी सीधी है, हम गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हम खुद जिम्मेदार हैं, उर्दू वाले इसके जिम्मेदार हैं। आप अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाएंगे तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उर्दू, वो पढ़ा रहे हैं। अपने घर मौलवी लगा लेते हैं, अगर मान लीजिए स्कूलों में उर्दू नहीं तो घर में मौलवी लगा लेते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप बैठा के अपने बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन यहाँ हुआ ये कि ये दिमाग में बैठ गया या बिठा दिया गया कि उर्दू पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगी। बस यहीं से सारा मामला उलट गया और लोग भागने लगे, डरने लगे, कह रहे भैया उर्दू पढ़ा देंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूँ, आपको शायद दिलचस्पी हो कि मैं और मेरे दो दोस्तों ने तय किया कि भाई हम लोग उर्दू पढ़ाएंगे गर्मी की छुट्टियों में, और सबको फ्री किताब, फ्री कॉपी, फ्री पेंसिल सबको देंगे। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की, घर घर गए, यहाँ गए वहां गए, और शुरू किया हम लोगों ने। करीब 46 या 47 लोग उसके अंदर लड़के आए थे पहले दिन। फिर वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुए, 2 कम हुआ, 4 कम हुए, 3 कम हुए। एक हफ्ते के बाद सिर्फ 2 बच्चे बचे, और ये बच्चे के बड़े थे, सीनियर लोग थे, और ये दोनों के दोनों गैर मुस्लिम थे। सही। और उस हमने उन लोगों से पूछा कि भाई आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों है? तो उन्होंने बताया कि मैं आने वाले दिनों में एक कंपटीशन में बैठ रहा हूँ जिसमें उर्दू का एक पर्चा आता है, तो हमें उसको क्लियर करना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि हम खुद क्या कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जिम्मेदार हैं उर्दू के मतलब इस डिबे के केस गिरने के। अच्छा ये बताइए कि ये फिक्शन निगार जो हैं इनको मुतालिया किस तरह का करना चाहिए? ये जो क्रिएटिव पर्सन है ना, इनके लिए तो सबसे बड़ा मुताला जिंदगी का है, कि जिंदगी कहाँ है, किस तरफ है, किधर जा रही है, किधर आ रही है, किधर घूम रही है, क्या क्या आगे आने को है, क्या नहीं आने को। मुझे लगता है कि फिक्शन निगार को पहले तो इंसान की जिंदगी को पढ़ना चाहिए, और मसाइल की तरफ से आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। फिक्शन निगार को मसाइल की तरफ भी नजर डालनी चाहिए। एक ऐसा भी आया, एक वक्त ऐसा है कि साहब हमें तो मसले से हमें क्या लेना देना, हम तो अपने लुत्फ के लिए लिखते हैं, हम तो अपने हंस के लिए लिखते हैं। यानी वो जो जदीदियत का जो ख्याल था कि साहब हम तो अपने लिए लिखते हैं और हमें कुछ लेना देना नहीं है समाज से। तो जनाब अली कोई अदब वैक्यूम में तो पैदा नहीं होता है ना, पैदा तो होता है जो हम देखते हैं समाज में, जो सोसाइटी में देखते हैं, अपने अगल बगल में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इंसान को सोशियोलॉजी पर नजर रखनी चाहिए, इंसान को अपनी जिंदगी पढ़नी चाहिए, और थोड़ा सा नफ्सियात जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे इंसान का बहुत कुछ नफ्सियात पर मामला है। अच्छा ये बताइए कि आपके जो अफसाने हैं इनके मौज़ूआत क्या होते हैं? देखिए मैंने बहुत डिफरेंट मौजूआत पे कहानियां लिखी हैं। पूरी कोशिश की है मैंने कि मैं अलग अलग मौजूआत पर कहानियां लिखूं। मसलन पिछले दिनों हमने एक कहानी लिखी थी, वो ये कि एक बच्चा जो भेड़ियों के साथ पल गया था, पल रहा था। उसे बच्चे बचपन में भेड़िए उठा लेंगे, तो वो पल रहा था, पलने के बाद वो बड़ा हो रहा था। तो एक शिकारी ने एक दिन देखा कि एक बच्चा भेड़ियों के दरमियान पहुंच गया है। बहरहाल वो अगले दिन जाल ले गए और बड़ी मुसीबत से उस बच्चे को पकड़ के ले आए। वो महीनों महीनों जानवरों के चारों मतलब हाथ पैर से चलता था, चिल्लाता था, कपड़े पहनाओ फौरन फाड़ देता था। लेकिन बाद में वो धीरे 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 वो ट्रेंड हो गया बच्चा, और वो फिर उसने अखबार पढ़ना बंद कर दिया और टीवी देखना बंद कर दिया। तो पूछा उससे कि भाई ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? उसने कहा है कि बाप रे बाप, कितना आदमी आदमी के साथ खून खराबा करता है, हमें मालूम नहीं था। आप हमें पप्पा, आप हमको गलत यहाँ ले आए, हम अपने मानवे ही ठीक थे, कम से कम वहां ये सब तो नहीं था। तो मैं इस तरह के कहानियां, या मैंने जैसे एक कहानी लिखी, वो जिगेलो होता ना, कालगढ़ ने जिगेलो, सेक्स वर्कर और जिगेलो, उसको लेके लिखी। 2-3 कहानियां मैंने हिंदुस्तान में होने वाले रॉयट्स को लेके लिखी, और इस तरह से अलग अलग मौजूआत पे मैंने कहानियां लिखी। खवातीन को लेके कहानियां लिखी कि खवातीन के साथ क्या हो रहा है। अभी एक कहानी हमने पिछले दिनों लिखी कि जो वालिदैन के साथ जो ज्यादतियां बच्चे कर रहे हैं, वो उसको लेके मैंने कहानी लिखी। आजकल आपको इलाहाबाद में पहले एक भी ओल्ड एज होम नहीं था, आज इलाहाबाद में 7-8 ओल्ड एज होम हो गए हैं, और जहाँ लोग जाते हैं बेचारे
बूढ़े लोग और रहते हैं, इसलिए कि ये तो औलादें ये वहाँ पे वहां जो है, ये वहाँ का जो माहौल है कुछ इस जानिब जा रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जी, हाँ हाँ कि जैसे ओल्ड होम आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बन रहे हैं, तो पहले तो इस तरह का रवैये नहीं थे, तो क्या अब रवैये थोड़े चेंज हो रहे हैं वहाँ के? अरे वो थोड़े नहीं, बहुत चेंज हो गए हैं। ज्यादातर वालिदैन अपने औलादों से परेशान हैं। वो जब नौकरी हो जाती है तब तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन शादी होते ही सब कुछ बदल जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ बदल जाता है। वो जो आती है लड़की, वो पहली कोशिश करती है कि इन बूढ़े लोगों को यहाँ से हटाओ, बूढ़े लोगों को हटाओ और हम अपनी जिंदगी अपने ढंग से जिएंगे। तो ये बहुत बुरी तरह से ये फैल गई असल में। ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ तो इसी तरह होती ही, आप जानते हैं। सारी सारी खराबियां ये मल्टीनेशनल्स की वजह से हुई। इसने आदमी को ब्रदर खुदगर्ज बना दिया मल्टीनेशनल ने। आदमी सही। सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है और कुछ नहीं सोचता। आपका मेरा बेटा जी जी, आपका आपका तख्लीकी अमल क्या है? क्या आप देखिए अफसाना हम एक ही बैठक में लिख लेते हैं या वक्फे वक्फे से जो है वो लिखते हैं? नहीं, मैं शुरू की कुछ कहानियां, मेरी जो पहला मजमूआ है उसकी कुछ कहानियां, तो एक दफे बैठे तो कहानी पूरी करके ही उठे। लेकिन मुझे कुछ दिनों बाद ये एहसास हुआ कि अगर इकट्ठा बैठ फौरन लिख दी जाए पूरी कहानी, उसका कैनवस छोटा हो जाता है। मुझे ऐसा लगा। आप ठहर ठहर कर लिखेंगे, वक्फे वक्फे से लिखेंगे, तो इस दरमियान बहुत सी नई चीजें आपके दिमाग में आएंगी और नई बातें सामने आएंगी, तो आपकी कहानी का कैनवस बड़ा हो जाएगा। तो नहीं मैंने ये किया कि मैं अब ठहर ठहर के लिखता हूँ। कुछ नहीं, तो आज उससे लिखा, फिर किसी उससे दिन। जो एक वो जो कहानी का तसलसल है उसमें खलल नहीं पड़ता? नहीं, हमें तो नहीं पड़ता, इसलिए कि हम इस दरमियान हमारा मिजाज ये है कि जब कोई कहानी हम लिख रहे होते हैं तो हम जहनी तौर पर उस कहानी में डूबे हुए होते हैं और उस वक्त तक डूबे रहते हैं जब तक कि वो पूरी ना हो जाए। पूरी हो जाती है तो मुझसे बाहर आ जाते हैं उस जादू से। अच्छा, ये जो कहानी आप लिखते हैं, इसका पूरा प्लॉट आपके जहन में होता है या किसी ख्याल या मंजर को लेकर आप चलते हैं और फिर कहानी जो है वो कहानी बनती चली जाती नहीं देखिए, मेरे मेरे पास पूरा प्लाट कभी नहीं रहा। हमारे पास मरकजी ख्याल होता है और उस मरकजी ख्याल के इर्द गिर्द ताने बाने हम बानों से मैं कहानी तैयार करता हूँ। और मरकजी ख्याल हमें बस होता ही है कि अचानक मिलता है। मैंने कुछ देखा और मुझे लगा कि अरे भाई ये तो बहुत गलत है, ये नाइंसाफी। मैंने अपनी ज्यादातर बहुत सी कहानियां मैंने, जो इन नाइंसाफियां इंसान के साथ होती हैं, मैंने उन नाइंसाफियों के खिलाफ लिखा है। और बहुत कुछ लिखा है जो 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 जातियां हुई हैं। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा थोड़ा लिखने से गुजरा ज्यादा बेहतरी की जरूरत होती है। है। अच्छा, आपको अपना अफसाना पसंद है? अब देखिए, वो तो एक यही एक ऐसा सवाल, इसका कोई जवाब नहीं है। हर किसी को पसंद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे की कहानियां मुझे अपनी कहानियों से ज्यादा पसंद है। बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं लोग नहीं बल्कि कहानी, मैं कहानी को बहुत ऑब्जेक्टिविटी से मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ। और न जाने कितनी हजार कहानियां मेरे कहानियों से बेहतर हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग मेरे बारे में भी यही कहते हो कि भाई उनकी कहानियां बहुत अच्छी हैं। मैं कह नहीं सकता इसके बारे में। अच्छा, आप अपने अफसानों को क्या नाम देंगे? रोमांटिक अफसाने हैं या समाजी अफसाने हैं, या आपके बेशतर अफसानों में मुझे तो रूमानियत नजर आती है? देखिए ऐसा है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं पिछले 3-4 वर्ष से, मैंने कुछ से पहले मैंने ज्यादातर ऐसे जिनमें समाजी मसाइल बहुत आपको नजर आएंगे। रोमानी कहानियां बिल्कुल नहीं। असल में मैं हिंदी पढ़ रहा था तो हिंदी में लिखा गया। मैं हिंदी भी बहुत पढ़ता हूँ, मैंने हिंदी में भी कहानियां लिखी, उर्दू में नहीं लिखी मैंने। तो मैंने पढ़ा है किसी बड़े अदीब का, रवींद्र कालिया हिंदी के बहुत बड़े अदीब थे। उन्होंने वो एडिटर थे एक रसाले के, तो उन्होंने एक मोहब्बत की कहानियां नाम से पूरा और उन्होंने लिखा कि दुनिया से सब कुछ है, मोहब्बत की कहानियां गायब हो रही हैं। जब मैंने गौर किया उर्दू में, तो उर्दू में मुझे लगा कि भाई रोमानी कहानियां तो लिखी ही नहीं जाती, बंद हो गई हैं। क्या दुनिया से रोमान खत्म हो गया है या क्या हो गया है? फिर मैंने 3-4 रोमानी कहानियां लिखी। और हमारे यहाँ जो मेन मौजूद इस दरमियान बना पिछले 4-5 वर्षों में, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर बना। अच्छा, क्या रूमानी कहानी को अदबी कहानी कहा जा सकता है? ये आपके लिखने पर है।
कि आपने उस कहानी को किस हद तक अदबी बनाया है और किस हद तक आपने अदबी नहीं बनाया, आपने सीधे सीधे रोमानी कहानी लिख दी। ऐसा ऐसा नहीं है। अच्छा, अदीब जो है ये वो, आप ये लिखने वाले बताइए कि वो पेश कैसे करता है, ट्रीटमेंट कैसा है। अच्छा, अदीब जो है वो हसास होता है, माशरे में जो कुछ देखता है उसे लिख देता है। आप किन मामलात में हसास हैं जिनको महसूस करके आप अफसाना लिख देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं नाइंसाफी मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं नाइंसाफी के खिलाफ सबसे पहले मेरे ध्यान में आता है कि कितना इंसाफ हो रहा है, कितना नहीं इंसाफ हो रहा है। नाइंसाफी के बारे में मैं सबसे पहले सोचता हूँ। फिर जो ये नाइंसाफी कैसी भी हो, यानी जो नाइंसाफियां औरतों के साथ हो रही हैं, वो भी मेरे लिखने का जवाब बनती हैं। कोई नाइंसाफियां मुझे लगता है कि सचमुच अगर ईमानदारी से गौर किया जाए और तो औरतों के साथ सच बहुत ज्यादा मतलब जातियां हुई हैं, और ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है, वो होती चली जा रही है, अब भी चली जा रही है। तो मैंने इसीलिए खवातीन को भी लेके कई कहानियां लिखी हैं इस तरह की, जो नाइंसाफी के बुनियाद पर मौजूद हैं। तो एक तो नाइंसाफी हुई, दूसरा मैं ये देखता हूँ कि समाज में जो गुर्बत है वो कैसे कैसे खेल खेलती है, वो कैसे कैसे इंसान को दुख दर्द पहुंचाती है, और कैसे लोग उस परेशानी के आलम में भी एक्सप्लॉइट करते हैं उन गरीबों को, उन परेशान हालों को। तो ये मुझे लगता है कि इस पर कहानी मैंने लिखी ज्यादा। अच्छा, एक बात जो पता नहीं आपको वो अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन मैं आपसे अभी पूछना बताइए। चाहूंगा कि आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आप तनाज़ात में जिंदा रहते हैं, तो अफसानों में भी आप तनाज़ात को तलाश करते हैं? हाँ, मैंने ऐसी कहानियां लिखी हैं, 3 कहानियां लिखी हैं कि जो तनाज़ात को लेके ही कहानियां लिखी गई हैं। मैं एक बात जानता हूँ, मैं जाहिर है कि इस सिचुएशन में मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरे मेरे तनाज़ात जो जाती जिंदगी में जो तनाज़ात हैं, उनमें 99% किसी से कोई तनाज़ा नहीं है, सिर्फ 1% में तनाज़ा है। और ये वो बंदा है जिससे जो मेरे तनाज़ात हैं, जिसने बहुत नाइंसाफियां की हैं लोगों के साथ, मतलब खासतौर से अपने तालिब इल्मों के साथ, अपने तालिबात के साथ, जिन्हें उसने खूब एक्सप्लॉइट किया। इसीलिए मेरा झगड़ा है कि उसने नाइंसाफी की, कितनों की जिंदगी उसने बर्बाद की, किसी को नौकरी नहीं दिलवाई, तरह तरह की हरकतें की। मैंने उसको लेकर 3 कहानियां लिखी। उस बंदे को बहुत वाहवाला, जब कहानियां छपी तो बहुत वाहवाला खड़ा हुआ, लेकिन हमने लिखना तो लिखा हमने। तो जो भी गड़बड़ियां फैलाता है ना, फिर हमें बहुत गुस्सा आता है और हम फिर उसके खिलाफ लिख देते हैं। अब बुरा लगे या भला लगे, जैसा अच्छा, भी है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके अफसाने में बड़ी उम्र का इश्क नजर आता है और ऐसा लगता है जैसे उसके हीरो आप खुद हैं, तो क्या ऐसा है? नहीं, असल में उसमें गलती यहाँ से हुई है कि मैंने बहुत सी कहानियां फर्स्ट पर्सन में लिख दी, जो मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी। तो उसकी वजह से ऐसा महसूस होता है। कुछ कहानियां ऐसी जरूर है, मतलब जो जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानियां हैं, उस कहानी से हमारा जाती जिंदगी का ताल्लुक नहीं, जो दूसरे के साथ हम देख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं। लेकिन कुछ इक्का दुक्का कहानियां ऐसी हैं, यानी जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि वो बंदा जो है, जो यही सब हरकतें करता है, इस्तेहसाल की अपनी लिमिट को पहुंचा हुआ है, वो सारी कहानियों में मैं खुद मौजूद हूं। मैंने उस पूरे कहानी को अपने कंट्रोल में रखा है। आपका एक अफसाना है गुबार, हाँ, जी 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 जी। जिसका आपके किताब का नाम भी गालिबन उसी उसी अफसाने की बेस पर है, तो वो हाँ जी फ्लैशबैक जी। में आपने लिखा है। अच्छा, मुसलमानों में तो अवागान का तस्वुर नहीं है, ना, आपने उसमें बिल्कुल नहीं है। अवागान का मसला छेड़ा है। क्या ये वहाँ के हिंदुस्तान के माहौल का असर है या कुछ और है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहानी इस तरह से बिल्कुल नहीं है। उस देखिए, कहानी में उसका तो मैंने ये लिखा उसका मैं एक था। फिक्रा आपको पढ़ता हूँ, उससे आप शायद आपको कह सकें कि ये भगन जी बोलिए। चकवा का लौंडा यूसुफवा 10 साल पहले जलकर मर गया और उसकी राख से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मौलाना यूसुफ। अब इससे तो एक देखे ना, ये एक तस्वुर जो है अवागौन का ही होता है ना, कि जी दूसरा जन्म जो है। नहीं 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 नहीं, ये मैंने सिंबॉलिक तरीके से एक बात लिखी। यूसुफा जल जल के मर गया नहीं, जिंदगी ने उसको इतनी अजियत दी कि उसने अपने आप को बदल लिया और मौलाना हो गया वो।
ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिंदगी की हाँ, असलियत जो है, लेकिन उससे जो तासुर निकलता है ना, वो तो यही है जो मैं आपको कह रहा हूँ ना। देखे ना, मैं तो एक कारी हूँ, आप लिखारी हैं, आपने लिखा वो, हाँ तो हाँ मैं तो उसको जो पढ़ के मेरे जहन में जो उसका तासुर उभरेगा, मैं तो वही करूंगा ना। हाँ, ये ठीक है, हो सकता है ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा हूँ, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मकसद ये था यूसुफ को जल जल के मर गए नहीं, दुख सहते सहते और परेशानियां सहते सहते वो उसने अपने आप को जल जल के मर गया, अपने आप को उसने तब्दील किया, और तब्दील करने के बाद फिर वो ऐसा बन गया। देखिए उसमें उस कहानी में एक जुमला ये भी है, जब वो अपने आप को उस मौलाना बन गया, तो मौलाना बनने के बाद जो लोग उसको यूसुफुआ कहते थे, चिकुआ कहते थे, चिकुआ चिकुआ जानते हैं आप, बूचर को कहते हैं चिकुआ। जी जी। तो चिकुआ नहीं, उसमें आपने तो उसको एक, वो चिकुआ कहते थे, ये कहते थे, उसने रिफ्यूज लिया मजहब में जाके। इसका मतलब ये कि मजहब उसका मतलब ये कि मजहब जो है वो रिफ्यूज भी देता है इस तरह से। और जब मौलाना बन गया तो वही यूसुफा जो था, मौलाना के आगे पीछे 10 आदमी घूमने लगे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि मजहब का इम्पैक्ट कितना है समाज पर। अच्छा, आप फ्लैशबैक में से खासा काम लेते हैं। इससे पहले आपने एक लेकिन उससे लगता ये है कि अफसाना अधूरा सा रह जाता है, जैसे कि धूप छांव है, तो वो क्या वो अधूरा नहीं रह गया अफसाना? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत बहुत मतलब अच्छा अफसाना है, मतलब परफेक्ट अफसाना है वो। उसमें अधूरापन धूप छांव में तो नहीं है, और किसी कहानी में हो सकता है। उसको तो जो वारिस अली साहब, आपने नाम सुना होगा, वारिस अली साहब बड़े तनकीद जी जी निगार, जी तो जी, उन्होंने भी बिल्कुल बिल्कुल। कहा था कि उन्होंने भी ये बात कही थी कि बहुत ही परफेक्ट अफसाना है, और उस अफसाने को हिंदुस्तान में बहुत पसंद भी किया गया, पाकिस्तान में बहुत पसंद किया गया, और हिंदी में जब वो तर्जुमा हुआ तो हिंदी वालों ने भी नहीं, वो उस कहानी अफसाना, को आंखों पे अफसाना चढ़ाया। तो अपनी वही जगह पे, ओल्ड एज होम की कहानी है कि कैसे देखिए मतलब अफसाना वो उसको अपनी जिंदा जगह पे किया घर बहुत वालों अच्छा ने, है। और वो कैसे। हाँ अफसाना वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, ओल्ड होम का है जब, लेकिन अ, उसके जो इख्तितामिया है अ, वो कुछ मुझे अधूरा अधूरा सा लगा। देखिए उसका इख्तितामिया जो है, जी जी। वो लोगों को ज्यादा पसंद आया कि वो जो जो औलाद या जो बीवी जिन लोगों ने उसको मतलब जिंदगी में सताया, परेशान किया, ओल्ड एज होम में गया, तो उसने लिखा कि इन लोगों को खबर होनी चाहिए कि हम मर गए हैं, ताकि मुझे मुझे आखिरी बार देख भी न सके। उनकी सजा है कि वो मुझे देख भी न पाए कि मैं मर गया। और उनको उसने कहा कि हमको ले जाके चुप खामोशी से दफन कर दो, मेरे घर वालों को पता न चलने पाए। मतलब ये मरने के बाद भी नहीं चाहता था कि उसके घर वाले आए और उसकी रूह अगर है तो उसको पता चलने पाए। सही सही। अच्छा, क्या जिन्स और तख्लीक में कोई ताल्लुक होता है? आप हाँ लिखते बिल्कुल हैं होता है। जिन्स और उसमें कोई ताल्लुक है? देखिए ऐसा है कि मैंने अपने कहानियों में जिन्स का बहुत इस्तेमाल किया है, लेकिन एक भी ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी कि जहां मैंने जरा सा भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया हो। मैंने हमेशा बहुत सलीके से तहजीब के दायरे में रहकर अपनी बातें कही हैं, जिन्स को लेके, सेक्स को लेके अपनी बातें बहुत ही सलीके से कही है। एक हमारे यहाँ के नक्काद, उन्होंने लिखा गुबार पढ़ने के बाद कि इस पूरे गुबार कहानी में, पूरे मतलब मजमुए में एक जुमला भी ऐसा नहीं कि जो नीचे गिरा हो तहजीब से, एक नहीं जुमला नहीं, भी आप उन्होंने लिखा कि नहीं इसके अंदर आपकी खूबी है। आपकी बात, मैं उस रेफरेंस से नहीं, मैं तो एक अदीब की हैसियत से आपसे ये पूछ रहा था, क्योंकि आपके अफसानों की एक डायमेंशन जो है वो जिनसियात भी है। क्या आपने हाँ बिल्कुल। आपने उसे महारत से इस्तेमाल किया? जैसा कि आपका अफसाना है हाँ हड्डियां, हड्डियां में आपने उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत खूबसूरत इम्पैक्ट है। वो मुझे असमत चुगताई का जो अब वो देखिए लिहाफ मेरा है, पहला अफसाना था। लेकिन वो वो जो है वो उसमें असमत चुगताई का जो लिहाफ है उसका सा मजा है। हाँ आप कह सकते हैं, ये उस तरह की वो पहली और आखिरी कहानी है। उसके बाद फिर हमने नहीं लिखा उस तरह का, इसलिए कि उसको लिखने के बाद हमारे उस्ताद ने बहुत डांट डपट लगाई अच्छा। और कहा कि तुम यार मतलब वही बहानवी बनना चाहते हो तुम। इतना बहुत बिगड़े, बहुत नाराज हुए, फिर हमने उस तरह की कोई कहानी लिखी नहीं। जिन्स का सही इस्तेमाल अभी मैं करता हूँ, बराबर करता रहता हूँ, लेकिन बहुत सही बहुत सही। सलीके से, नपे चुने। और इसके बारे में हाँ आप यकीन कीजिए हाँ। बहुत लोगों ने लिखा है इस बारे, इसको लेके बहुत से लोगों ने लिखा कि असरार
जितने सलीके से जिन्स का इस्तेमाल करते हैं दूसरा नहीं कर पाता। नहीं, सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो आपके उस्ताद ने जो कहा कि वहाँ असल मसला तो यही है कि अगर उसमें उसको महारत से इस्तेमाल ना किया जाए तो वही कुछ जो आपने कहा, जो जो नाम लिया, मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता, तो वो आप अपनी सतह से गिर जाते हैं। मुझे मजबूरन नाम देना पड़ा वो। लेकिन जिस महारत से आपने इसमें इस्तेमाल किया ना, तो ये एक खूबसूरत इस्तेमाल है और ये अच्छा हाँ अफसाना है हाँ हाँ, बनिस्बत इस पे कि जो तो देखिए वो डायरेक्ट। प्रॉब्लम तो, वो जो मैंने प्रॉब्लम पेश की है जी जी वो प्रॉब्लम तो है, ये तो आप भी जानते हैं। जी जी। और अच्छा एक ये बात ये कि लेकिन लेकिन एक, मैं सॉरी अब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक बात मैं और कह दूं कि उस कहानी में वो तो है, जिनसियात तो है, लेकिन मैंने उसकी वजह सोशल लिखी है कि लड़कियों की शादियां लंबे लंबे उम्रों तक नहीं हो पाती, 35 साल 36 साल, उसके वो पीछे क्या नफसियाती है सा कि वो नफसियाती सा मसला है। मैं तो सही सही आपने सही कह रहे हैं आप वो अफसाना वाकई ही वो अच्छा अफसाना है। मैं इसीलिए तो आपकी उस अफसाने की तारीफ कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए तो वो बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप क्या आप है कि बतौर, मेरा दिल मतलब थोड़ा किया। अच्छा, कहानी में आप क्या समझते हैं कि इमेजिनेशन की कोई अहमियत है? हाँ, यकीनी तौर पर पूरी कहानी तो इमेजिनेशन से नहीं लिखी जा सकती, उसमें कुछ तो जिंदगी की चीजें, मुशाहिदे कुछ तो कुछ इंसान की जिंदगी को होते हैं, लेकिन फिर भी इमेजिनेशन तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना। इमेजिनेशन के जरिए बहुत सी बातें आदमी सोचता है, लिखता है। दुनिया में सबसे पहले तो इमेजिनेशन ही आता है ना, उसके बाद फिर हकीकत बनती है बहुत सी। तो इमेजिनेशन तो बहुत अच्छा, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप किस तख्लीक़कार से मुतासिर हैं? देखिए, मैं कहानीकारों में मुझे बेदी बहुत पसंद है, राजेंद्र सिंह बेदी। वो बंदा सही। बहुत अच्छा कहानीकार, उनके यहाँ जो इंसानी नफ्सियात की गिरफ्त है वो लाजवाब है। ऐसा मतलब मुश्किल से ही कोई मतलब लिख सकेगा। मंटू के यहाँ भी है, मंटू बड़ा कहानीकार, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन मंटू के यहाँ वो गहराई नहीं, मुझे मेरा अपना ख्याल है, जरूरी नहीं कि आप इससे मुतफिक भी हों, लेकिन मंटू के यहाँ वो जो इंसानी नफ्सियात की गहराई है वो मंटू के यहाँ नहीं है। मंटू के यहाँ इंसान नफ्सियात है, लेकिन अच्छा, फ़िक्शन का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? फिक्शन का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। अगर अदब मौजूद है तो फिक्शन हमेशा मौजूद रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। भाई इसके अच्छा बारे में तो हमने कहा, इसके बारे में तो कुरान में भी आया है कि कहानियां कहो, कहानियां सुनो, तो फिक्शन तो मर नहीं सकता। अच्छा, असर हाज़िर के किस कलमकार के काम को आप सराहते हैं? अब तो बहुत से बहुत अच्छे कहानीकार हैं, मसलन जैसे खुद मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी बहुत ही अच्छे कहानीकार हैं, और उनके यहाँ तलवार की काट है। वो जिस तरह से कहानियां लिखते हैं वो, यानी जो यहाँ एक बहुत बड़ा राइट अहमदाबाद में हुआ उसके ताल्लुक से उन्होंने एक कहानी लिखी, या वो जिन्स को लेके कात्यायन बहने, उनकी एक कहानी है। इस तरह से बहुत कहानियां हैं। मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। फिर तारिक शतारी हैं, तारिक शतारी बहुत अच्छी कहानियां लिख रहे हैं। हुसैनुल हक हैं, वो भी बहुत अच्छी कहानियां लिख रहे हैं। बेगसास हैं, ये सारे लोग मोइनुद्दीन जीना बड़े हैं, हालांकि उन्होंने लिखना बंद कर दिया है, लेकिन हैं तो हमारी हम हसर अब्दुल छोटे हैं काफी, तो वो लिख रहे हैं कहानियां। तो ये सारे लोग बहुत अच्छी कहानियां लिख रहे हैं। खवातीन में कुछ बहुत अच्छी कहानीकार हैं, मसलन जैसे ये हैं तरन्नुम रियाज हैं, ये ज़किया मशहदी हैं, ये लोग अच्छी कहानियाँ लिख रही हैं। तो आपने पाकिस्तान का भी अदब पढ़ा होगा, तो यहाँ के बारे में, यहाँ की कुछ अदीब जिनका आप ज़िक्र करना पसंद करें? भाई देखिए, मेरे ज़ाती ताल्लुकात तो बहुत कम-कम लोगों से हैं, इक्का-दुक्का लोगों से, मसलन जैसे मिर्ज़ा हामिद एक साहब से हमारे ताल्लुकात हैं ज़ाती सही, तौर पर, सही। और उनसे मेरी बात भी होती रहती है। और ज़ाहिदा हिना से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ज़ाहिदा हिना से मेरी मुलाकातें भी बहुत सी हैं, और अब भी हमारी उनके दरमियान तबादले तबादले ख्याल होता रहता है, बात होती रहती है। कभी मैं उन्हें कॉल जब भी देखता हूँ किसी ऐप पर तो मैं उन्हें फ़ोन पकड़ लेता हूँ। मतलब जैसे मैसेंजर का एक ऐप होता है ना, मैसेंजर पर भी मेरी उनकी बातें होती हैं ज़्यादा। तो अच्छा, ये बताइए, ये बताइए कि आपके हमअसर जो हैं वो अ, नावल की तरफ, जैसे अभी आपने मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का ज़िक्र किया या और भी हैं, हुसैनुल हक, तो क्या ये इन्होंने नावल की तरफ तवज्जो खासी दी हुई है?
तो आपने अभी तक नावल की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी? असल में सच बात मैं अगर आपसे कहूँ, वो जो नावल लिखने वाला पेशेंस होता है ना, जी, वो मेरे जी। अंदर नहीं। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये बात मुझसे सारे लोग पूछते हैं, सारे लोग कहते हैं। अभी एक दिन मुझे डॉक्टर और उन्होंने बताया कि भी कैसे लिखो, क्या करूँ? हमसे कहने के जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऑटोबायोग्राफिकल नावल लिखूँ। हमने कहा असल में डॉक्टर शमीम मनफी साहब को मेरे वालिद ने पढ़ाया था, तो इसलिए वो मुझे बहुत चाहते भी हैं, बहुत बहुत मानते भी हैं हमें वो। तो उन्होंने भी बहुत डाँट-डपट लगाई और लोगों ने भी कहा। मैंने कुछ शुरू किया है ऑटोबायोग्राफिकल नावल। सही, सही, सही। तो असरार गांधी जी, आप का से बहुत सारी बातें हुई, अदब के हवाले से भी, आपकी नावल निगारी के आप नावल शुरू करने वाले हैं और कर चुके हैं, बल्कि जो है ऑटोबायोग्राफिकल नावल जो है, और आपने अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें जो शुक्रिया। जो जिनसियात का जो टॉपिक है, जो मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लिखने वालों ने उसका कोई अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। आपके यहाँ उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल मौजूद है। तो आपसे मिलकर, आपका की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। अ, हम आपको अपने चैनल की जानिब से, अदबिस्तान की जानिब से, अपने प्रोग्राम की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब रज़ा साहब, मैं भी आपका बेहद बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और जिन-जिन लोगों ने भी मुझे देखा, मैं उन सबों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना वक़्त निकाला और वक़्त निकाल के मतलब उन्होंने देखा और ज़ाहिर है कि उन्हें मुमकिन है कि कुछ अच्छा भी लगा हो। तो मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का भी और रज़ा साहब आप तो भई कोई जवाब ही नहीं है आपका। आपने जो कुछ भी हमारे साथ किया मतलब नेकी की और इसका आपको अजर भी मिलेगा।